प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि कोई वस्तु है उसका स्वाद खट्टा है तो हम कहते हैं कि वह अम्ल होगी, और यदि कोई वस्तु खाने में कड़वी है तो कहा जाता है कि उसकी प्रकृति क्षारीय है, वह क्षारक है। जो एसिड्स होंगे वो एसिड्स नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होंगे वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या हम लोगों ने यह सोचा कि केवल हम स्वाद से ही अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं? कोई और भी विधा है जिसके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं? केवल इंडिकेटर ही हमको यह बता सकता है, लिटमस पत्र ही यह बता सकता है कि अमुक सब्सटेंस, अमुक पदार्थ अम्लीय है, प्रकृति का है, या अमुक पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है? लिटमस पत्र के अलावा भी अन्य प्राकृतिक सूचक हैं जो हमें यह सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से और पदार्थ हैं, कौन कौन से और सब्सटेंस हैं जो ये हमको सूचना देते हैं कि जो पदार्थ है हमारा, जो सब्सटेंस है हमारा, उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। इन पदार्थों में दो तरह के होंगे। एक तो प्राकृतिक सूचक होंगे जैसे हल्दी, ये रंग परिवर्तन से ये हमको सूचना देते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया और आपने उस कपड़े को धुला, तो जब आप हल्दी के दाग पर साबुन लगाते हैं तो उसका दाग पीले से ऑरेंज हो जाता है, और जैसे ही आप पानी से उसको धुलते हैं तो फिर से वह दाग पीला हो जाता है। क्या आपने सोचा कि इसका रंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन है? साबुन। साबुन जो हम लोग लगाते हैं हल्दी के दाग पर, क्योंकि साबुन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जब साबुन हल्दी के दाग पर लगाया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब हमको वो इंडिकेट करता है कि इसका जो नेचर है वह बेसिक है। जो साबुन आपने लगाया वह साबुन का नेचर जो है वो बेसिक है। ये आपको मिला कलर के चेंज से। कलर पीले से ऑरेंज हो गया, पीले से नारंगी हो गया, तो ये बात मालूम होती है कि साबुन जो सब्सटेंस उस पे लगाया गया, जो सॉप आपने उस पे रगड़ा, उस सॉप की प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी। अन्य भी प्राकृतिक सूचक यूज किए जाते हैं। कुछ संश्लेषित सिंथेटिक इंडिकेटर भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे फेनोल्फथेलीन और मेथिल ऑरेंज। ये लोग भी हमको रंग चेंज के माध्यम से ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो अम्लीय होगा और कौन सा सब्सटेंस क्षारीय प्रकृति का होगा। आज की क्लास जो हम लोगों की होगी, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कि केवल रंग ही नहीं, स्वाद ही नहीं, गंध के द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं कि यह सब्सटेंस अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल और क्षारक के जो सामान्य रासायनिक गुण हैं वो कैसे हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं, इस बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि हमारा इंडिकेटर जो है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, और ये प्राकृतिक सूचक क्या करता है कि किसी अम्लीय पदार्थ के विलयन में अगर हम लिटमस पत्र डालते हैं
नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, वह नीला लिटमस पत्र रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर हम किसी क्षारीय पदार्थ के विलयन में लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो नीला हो जाता है। यह कलर चेंज हमको यह सूचना देता है कि यह सब्सटेंस अम्लीय है या क्षारीय है। फेनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो हमारे संश्लेषित इंडिकेटर हैं, संश्लेषित सूचक हैं, ये भी अपने कलर की चेंज के हिसाब से ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। मेथिल ऑरेंज अगर किसी सब्सटेंस में अपने कलर को गुलाबी कर देता है और रेड कर देता है तो यह सूचना मिलती है कि वह सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होगा। मेथिल ऑरेंज अगर कलर चेंज नहीं करता है तो हमें यह सूचना देता है कि वह सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होगा। इसी तरह फेनोल्फ्थेलिन अगर किसी सब्सटेंस के विलयन में अपने कलर को रेड या पिंक करता है तो यह बताता है कि वह जो सब्सटेंस है वह बेसिक इन नेचर का है। अगर फेनोल्फ्थेलिन कलर चेंज नहीं करता है तो हमें यह सूचना मिलती है कि जो सब्सटेंस है वह एसिडिक इन नेचर है। केवल स्वाद और केवल रंग के अलावा गंध से भी आपको सूचना मिलती है। गंध से मतलब कि अगर प्याज और आपके पास लौंग का तेल है, लौंग के तेल की गंध को आप महसूस कर लीजिए, फिर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाइए तो आप उसकी गंध को महसूस कीजिए कि क्या जो आपका लौंग का तेल है उसकी गंध चेंज हुई या चेंज नहीं हुई। आप उसको बेसिक सब्सटेंस में मिलाइए और फिर आप यह महसूस कीजिए कि जो लौंग का तेल है उसकी गंध चेंज हुई या नहीं चेंज हुई। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपने लौंग के तेल को एसिडिक सब्सटेंस में मिलाया तो उसकी गंध, उसकी स्मेल पूर्ववत ही बनी रहती है। सीधा मतलब इसका ये होता है कि अगर एसिडिक सब्सटेंस एसिडिक एसिड में मिलाया जाता है, मिक्सअप किया जाता है तो उसके स्मेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब लौंग का तेल जब आपने अम्ल के विलयन में डाला, अम्ल में मिलाया आपने, तो लौंग के तेल का जो गंध है वो परिवर्तित नहीं हुआ, जिसने ये सूचना दी कि जो लौंग का तेल है वह एसिडिक इन नेचर होगा। जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसकी गंध बदल जाएगी, इसकी गंध समाप्त हो जाएगी, जो ये बताएगा कि बेस ने क्या किया, क्षारक ने क्या किया कि इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये सीख लिया था कि रंग से पहचान कैसे हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट का, गंध से पहचान कैसे हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट का, और स्वाद से पहचान कैसे हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट का। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एसिड है उस एसिड की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सामान्य रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो हम लोग एसिड की सामान्य रासायनिक गुण पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसेज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर क्या होता है। एसिड और बेस जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, फिर आपका बनता है सॉल्ट, और जल बनता है, H2O बनता है। अब आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आपने भोजन किया और आपको एसिडिटी की समस्या हो गई, पेट में आपके जलन की समस्या हो गई, तो आपको
इनो या इस तरह से कुछ बेसिक नेचर के घोल दिए जाते हैं। ये घोल करेंगे क्या, जो आपके पेट में, स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोवाइड हो गई है उसके प्रभाव को ये खत्म कर देंगे और आपके जलन की समस्या समाप्त हो जाएगी। मतलब एसिड और बेस जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, सॉल्ट बना देंगे और जल बना देंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एसिड मान लीजिए ले लिया हम लोगों ने HCl। इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्वस नेचर का होगा, गैसीय नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर गैसीय नेचर का होगा तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ रिलेट नहीं होगा और H2 के नेचर ये प्रदर्शित नहीं करेगा। बेस में हम लोग बेस लेते हैं, किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेते हैं, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड लेते हैं और NH4OH अमोनियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वो बेस होते हैं। तो मान लीजिए हमने सोडियम मेटल का ऑक्साइड लिया तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। इन दोनों रिएक्शन की आपका बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनने में क्या होगा कि एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल पार्ट होगा वो बेस के पॉजिटिव रेडिकल पार्ट जो आपका मेटल होगा उनसे मिलकर सॉल्ट बनाएगा। तो एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट क्लोराइड और बेस का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट सोडियम। सोडियम और क्लोराइड जब मिलेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका सॉल्ट होगा, सॉलिड इन नेचर का होगा और जल आपका बनेगा लिक्विड। तो इस तरह से पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है। तो आपने कहा कि एसिड और बेस एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने एसिड्स और बेस की सीखी कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एसिड्स की, उसमें कहा जाता है कि जब मेटल से एसिड रिएक्शन करता है, जब कोई मेटल से एसिड रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है। तो मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड से तो फिर आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और H2 गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। तो एसिड को जब हम किसी मेटल में मिलाते हैं, एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट आपका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई एसिड की कि एसिड ने जब मेटल से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, H2 गैस निकली और सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए मेटल आपने लिया मैग्नीशियम मेटल और एसिड आपने लिया H2SO4। ये सॉलिड इन नेचर का, ये एक्वस फॉर्म का। जो भी आप एसिड लेंगे वो एक्वस
स्टेट की ही लेंगे, गैसियस स्टेट की एसिड रिएक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि हाइड्रोनियम आयन फ्री नहीं हो पाएगा। सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के लिए जो आपका मेटल है, इस मेटल का रेडिकल जो एसिड है उसके नेगेटिव रेडिकल से जुड़ेगा और आपका सॉल्ट बनाएगा। तो मैग्नीशियम रेडिकल और जो आपका सॉलिड एसिड है, इस एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट जो सल्फेट है, ये दोनों मिलके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएंगे जो आपका सॉल्ट हो जाएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा MgSO4, सॉलिड इन स्टेट रहेगा ये, और आपका H2 गैस मुक्त होगी। इस तरह से दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एसिड के देखा कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करती है तो फिर H2 गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। इसलिए जब आपसे कहा जाता है कि जो एसिड्स होते हैं उनको हम किसी मेटल के बर्तन में या मेटल के पात्र में कलेक्ट नहीं करते हैं, होगा क्या कि रिएक्शन हो जाएगी मेटल की एसिड से। अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ते हैं एसिड की, वह थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड की रिएक्शन जब हम लोग मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो फिर क्या होता है। मेटल का बाइकार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल एसिड ये रिएक्शन की मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है H2O। ये आपके रिएक्शन का स्ट्रक्चर होता है कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है। एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो फिर सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बनेगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एसिड लेते हैं तो मान लीजिए आपने अपना एसिड लिया HCl, एक्वस इन स्टेट में रहना है, गैसियस स्टेट में आप नहीं करेंगे इसको। मेटल का कार्बोनेट आपने बनाया, कोई भी मेटल आपने ले लिया, मान लीजिए पोटेशियम मेटल लिया आपने, पोटेशियम मेटल का पोटेशियम कार्बोनेट आपने बनाया तो पोटेशियम कार्बोनेट जो बनेगा वो बनेगा K2CO3। ये मेटल का कार्बोनेट बन गया, ये सॉलिड इन स्टेट में होगा। और एसिड ने जब मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन किया तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट और मेटल कार्बोनेट का मेटल का जो रेडिकल पार्ट होगा उसको लेते हैं। तो एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट और मेटल कार्बोनेट का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट, तो एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट पोटेशियम। तो पोटेशियम और क्लोराइड दोनों रिएक्शन करके दोनों मिलकर बनाएगा आपका सॉल्ट, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। सॉलिड इन स्टेट में आपका सॉल्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी CO2 गैसियस फॉर्म में और H2O जल रहेगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपकी हो गई एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड कि जब एसिड रिएक्शन कर रही है
किसी भी मेटल के कार्बोनेट से फिर क्या हो रहा है। तो मेटल के कार्बोनेट से आपने एसिड का रिएक्शन कराया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और जल आपको प्राप्त हुआ। अब इसी में मेटल के बाइकार्बोनेट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार हम लोग अपना एसिड ले लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस इन नेचर में रहेगा। मेटल का बाइकार्बोनेट, मान लीजिए आपने मेटल लिया सोडियम और सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाया तो NaHCO3 सोडियम का बाइकार्बोनेट हो गया, सॉलिड इन स्टेट में रहेगा। रिएक्शन होगी तो फिर आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट सल्फेट, सोडियम और सल्फेट मिलेंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट जो आपका सॉल्ट होगा Na2SO4, सॉलिड इन स्टेट में होगा, ये आपका सॉल्ट हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और जल बनेगा। ये हुआ आपकी प्रॉपर्टी एसिड की कि एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट्स। अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के ऑक्साइड से या मेटल के हाइड्रोक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से जब रिएक्शन करेगी एसिड तो फिर क्या होगा। देखिए मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक नेचर में होगा। मेटल के जो भी ऑक्साइड आपको मिलेंगे वो बेसिक इन नेचर के होंगे। तो बेस जब रिएक्शन कर जाएगा एसिड से फिर आपका सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर की तरह बिहेव करते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए जब मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड से तो बनेगा आपका सॉल्ट और जल बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर लागू हो जाएगी। एसिड एक्वस इन नेचर का रहेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस होगा, क्षारक होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी तो सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड ले लेते हैं अपना, मान लीजिए हम लोगों ने अपना नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3, एक्वस इन स्टेट में लिया हमने इसको। मेटल अपना ले लिया जिंक मेटल, जिंक का ऑक्साइड लिया ZnO, जिंक ऑक्साइड बेसिक नेचर का हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपका एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के लिए क्या होगा कि एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट और बेस का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट मिलेंगे और सॉल्ट बनेगा। बेस का पॉजिटिव रेडिकल पार्ट जिंक है और एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट नाइट्रेट है, तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस, ये आपका सॉल्ट बन गया सॉलिड इन स्टेट में और आपका जल बन गया H2O लिक्विड इन स्टेट। इस तरह से हम लोगों ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यह देखा कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है कि एसिड ने जब बेस से रिएक्शन की तो उन लोगों ने एक दूसरे के जो इफेक्ट हैं उनको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने कहा, और फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट का और वाटर बनी। फिर एसिड ने जब मेटल से रिएक्शन किया तो फिर क्या हुआ,
मेटल की रिएक्शन जब एसिड से हुई तो फिर आपका सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड से हुई तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से होती है तो फिर क्या होता है, जब एसिड मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो फिर सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि जब एसिड रिएक्शन करती है मेटल के ऑक्साइड से तो फिर क्या होता है, तो हम लोगों ने कहा कि मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा और मेटल का जो भी हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर का होगा। तो जब एसिड रिएक्शन करेगी मेटल के ऑक्साइड से तो एसिड का रिएक्शन हो जाएगा बेस से और फिर ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि एसिड बेस को हम लोग पहचानते कैसे हैं, रंग के हिसाब से कैसे जानते हैं, स्वाद के हिसाब से कैसे पहचानते हैं, गंध के हिसाब से कैसे पहचानते हैं उसको। फिर हम लोगों ने देखा कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके रिएक्शन कैसे होते हैं। आज के लिए इतना ही।